नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 50 का फॉर्म आप लोग अच्छे से भर रहे होंगे और आप लोगों को ये भी पता है कि एग्ज़ाम भी मई लास्ट और जून के महीने में संपन्न हो जाएगा। तो जीएस का जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसके आधार पर आज हम यूनिट संख्या 6 जो भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें हम भारतीय संविधान के खंड को आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में जो हमें पढ़ना है वह टॉपिक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हमको दे दिया है। यानी हमें पढ़ना क्या है, जहाँ से सवाल बनेंगे, प्रस्तावना को पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पढ़ना है, निर्वाचन आयोग को पढ़ना है और लोक सेवा आयोग को पढ़ना है। दोस्तों, हमें बहुत ही बृहद दृष्टिकोण से इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे और जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जीएस का स्तर है उसके दृष्टिकोण से हमें पूरी तरह से पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम इसलिए कवर करेंगे कि यह टॉपिक में पहला है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पहले भी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन चूंकि हम उनको इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है हम उन्हीं को कवर करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है अथवा प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को आप क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। यह संविधान का एक प्रकार से आमुख होता है। एन ए पालकीवाला जो थे, एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा। यानी सवाल यह बनेगा कि प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो एन ए पालकीवाला ने कहा। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य संकल्पना में जो बातें प्रस्तुत की गई थी, मतलब जो बातें बताई गई थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पना, यानी जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। यानी क्या समझे आप कि नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया जो उद्देश्य संकल्पना था, जिसमें जो आदर्श निहित थे, उसको संविधान की उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया। तो यह मोटी मोटा आप जान गए कि जो संविधान की उद्देशिका को क्यों शामिल किया गया, कैसे। तो 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था, उसी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। और यह भी आप जान गए कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो इसको एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र कहा। एक बार हम प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो को आप लोगों को प्यारे दोस्तों अच्छे से सुनना है। बस ईयरफोन लगा लीजिएगा, एक दो बार अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। देखिए, प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, यह मोटी मोटा हो गया। अब जैसे एग्जाम में पूछेगा
कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता, मतलब इन चीज़ों को आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ठीक है, किन कई प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप फिर जान लीजिए कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि भारतीय संविधान को, यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है बाद में। ठीक है, फिर एक चीज और आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसे पूछेगा जाएगा कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो भैया देखिए अब देखिए इसको ध्यान सुनिए, एक है बेरुवारी, बेरुवारी वाद। देखिए वेरुवारी सन याद कर लीजिए 1960। तो वेरुवारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। यानी वेरुवारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना को, इसको संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पहले दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। यानी ये मोटी मोटा आप समझे, बेरुवारी वाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। अब आइए मोटी मोटा ये दो चीज जान गए, वेरुवारी वाद जान गए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में आप लोग जान गए। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि संसद, कहने का तात्पर्य है संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। यानी जब हम संविधान संशोधन को, चूंकि हम टॉपिक में दिया नहीं है, हमें उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमें जानना चाहिए कि संसद प्रस्तावना में, यानी हमारी जो संसद है वह प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है। हालांकि लेकिन इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। यानी संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके ढांचा में कोई फेरबदल नहीं कर सकती है कि वह नकारात्मक हो। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे हमारा जो मूल ढांचा है वह सशक्त हो, मजबूत हो और उसका विस्तार हो। यानी संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है, स्पष्ट रूप से संसद प्रस्तावना में ऐसा परिवर्तन कर सकती है जिससे हमारा जो मूल ढांचा है वह मजबूत हो, सशक्त हो और उसमें विस्तार हो। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी अब जिससे पूछेगा कि संसद जो है प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। तो ये मोटी मोटा आप जान गए। अब आते हैं दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्यारे दोस्तों 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मोटी मोटा आप इसको जानें। तो कब किया गया था? यानी 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। अब आइए दोस्तों मोटी मोटा हम फिर कुछ फैक्ट प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। यानी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अब जैसे देखिए क्या है,
प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु होता है प्यारे दोस्तों, वह होता है, वह इसका जो स्रोत है वो भारत के लोगों से है, भारत के लोग से है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष कराता है। ठीक है, मोटी मोटा इतनी चीज को हमने जाना। अब एक चीज और ध्यान से सुन, जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि संसद संविधान की मूल ढांचा में कोई निगेटिव संशोधन नहीं कर सकता, मतलब, और संसद ऐसा संशोधन करेगा जिससे हमारा मूल ढांचा मजबूत हो। ठीक है, इसको हमने जाना। और संसद संविधान की मूल ढांचा में यानी स्पष्ट तौर पर कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। अब आइए दोस्तों, जैसे 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में प्रस्तावना में पहली बार हुआ, तो इसके द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यानी कौन कौन से शब्द जोड़े गए दोस्तों? तो जोड़े गए प्यारे दोस्तों, जैसे समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, जैसे यूपी पीसीएस में सवाल आ चुका है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता, यानी 2 प्रकार की समानता। 3 प्रकार की क्या आपको मैंने बताया? 3 प्रकार के न्याय बताया। यानी इसको फिर से देखिए, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, इसको अच्छे से याद करिए, और 2 प्रकार के क्या? 2 प्रकार के समानता, 2 प्रकार के समानता, यानी प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख है। यानी 3 प्रकार के न्याय कौन कौन है? सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनैतिक हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है एवं उपासना। 2 प्रकार की समानता क्या है? प्रतिष्ठा है एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह अब मोटी मोटा आइए समझते हैं। जैसे हमें पता है कि भारत का संविधान जो है विश्व का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये हम जानते हैं। यानी जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला भी है। यानी हमारा जो प्रस्तावना है, यानी भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक लिखित संविधान है। यह थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। अब जैसे एक चीज और मोटी मोटा समझिए कि जैसे यूपी पीसीएस 2018 में सवाल आया था कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से है, तो ये फ्रांस से है। तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। अब देखिए सवाल बनेगा कि यूपी पीसीएस में ये सवाल आ चुका है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान, हमारा संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अब देखिए, और जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान है, जो यह प्राधिकार कैसे इसको मिलता है? भारत की जनता से इसको प्राप्त है। यानी भारत के संविधान को जो प्राधिकार प्राप्त है वो भारत की जनता से प्राप्त है। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यानी देखिए, भारतीय संविधान में 1935 का भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो अब मोटी मोटा दोस्तों ये तो एक विशेषता था, लेकिन हम जो चूंकि हम प्रस्तावना पर चर्चा किए हैं, तो एक बार हम पुनः आप लोगों से फिर जो बातें हुई हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था संविधान सभा में, उसके आदर्शों को भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। N.A. पालकीवाला ने
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, यह आपने जाना। उसके बाद वेरुवरीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, यह भी आपने जाना। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद प्रस्तावना में जो भी संशोधन करेगी उससे हमारा जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है वह सशक्त हो, मजबूत हो और वो विस्तार ले। इस प्रकार का संशोधन संसद कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। और प्रस्तावना में अभी तक प्यारे दोस्तों एक बार संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा। और एक सवाल आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फिर देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार का न्याय कौन चीज है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और 2 प्रकार की समानता जो है वो प्रतिष्ठा एवं अवसर है। तो मोटी मोटा प्यारे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना से यही सवाल बनेंगे, इनको बस आप 3-4 बार अच्छे से ईयरफोन लगाकर आप लोग सुन लेंगे और आपके प्रस्तावना से कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकार को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आप लोग इस वीडियो को, प्रस्तावना को लगातार सुनिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यह जो प्रस्तावना हमने चर्चा किया है, डिस्कस किया है, यह पूरी तरह से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के परीक्षा पर फोकस्ड है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।